वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक्सेलेंसी आईएएस में। आई होप सभी कुशल हैं एंड ऑल ऑफ यू गाइज वुड बी सेफ एंड साउंड। आज काफ़ी अच्छा मौसम है एंड हमारे झारखंड में चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं कि नाउ जो जेपीएससी आने वाला है एंड उसके लिए आपका 11th, 12th एंड 13th जो जेपीएससी है वो 3 साल के एग्ज़ाम्स एक ही बार में कंडक्ट किए जाएंगे। एंड जो भी अभी जो सोर्सेस हैं उससे ये पता चल रहा है कि दैट अभी तक 349 सीट्स आपके लिए ऑफिशियली एक तरह से सोर्सेस बता रही है कि इतने में वैकेंसी आएगी, लेकिन और कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंगली 385 तक के सीट्स की वैकेंसी आएगी। सो दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड 2024 आपके लिए अच्छा हो। अभी सारे लोग जेएसएससी सीजीएल की तैयारी में जुड़े हुए हैं और उसी अंडर करंट्स में आपको 2-3 महीने के बाद जो प्रीमियर सर्विस है जेपीएससी का उसको पास करने का, एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। नाउ दैट वेरी स्टार्टिंग क्वेश्चन इज दैट कि आप क्या अपने को तैयार कर पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली, आने वाले समय के अकॉर्डिंगली। अभी जो पढ़ने का समय है और उस पढ़ने के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि दैट यू शुड वेरी वेल वर्स विथ रिस्पेक्ट टू द सिलेबस। एक सेकेंड, आपको अच्छे से समझना है। एंड जो जेपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है दिस इज द मोस्ट कोवेटेड सर्विस एंड सारे लोग अपनी एड़ी चोटी लगाएंगे। तो एक जो बात है मैं हमेशा कहता हूँ कि जो करने वाले होते हैं वो कहते नहीं हैं। तो बस आप अपने उन इनविजिबल रिसोर्सेस, इनविजिबल स्ट्रेंथ को ठीक करेंगे और अपनी तैयारी को पूरे मनोयोग से करेंगे। द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडेज सेशन, द टुडेज क्लास इज दैट कि अब थोड़ा सा आपको आंसर राइटिंग के डायरेक्शन में काम करना चाहिए। जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव जो जेपीएससी मेंस का सिलेबस है उसको एक थॉरोली गो थ्रू होने का ज़रूरत है। एंड जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आप इन सब चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी कि जैसा लास्ट जेपीएससी हुआ है उसी तरह से एक स्पैन ऑफ टाइम, शॉर्टेज ऑफ टाइम में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो दिस इज ए वेरी यू कैन कि द हेवन सेंड अपॉर्चुनिटी एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको रियलाइज या रेस्टलाइज करना है। लास्ट जेपीएससी में और कुछ लोग हमेशा ये बात करते थे कि दैट जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उस इकोनॉमी का पेपर थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा। हालांकि क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड थे, क्वेश्चंस बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत डराने वाला क्वेश्चन था, बट समटाइम्स आई ऑलवेज रेफर कि जो अप्रोच मिस करते हैं, आप लिखते नहीं हैं एंड दैट इज वाई पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अभी जो रिसेंटली 12th फेल मूवी आई है उसमें एक बड़ा अच्छा ही बोला गया है कि यूपीएससी की तैयारी है क्या ना, बस रिम भरो, जो जितना लिखेगा इस रेस में उतना ही अच्छा होगा और उस रेस में जीतने की उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आपका जो मेरिट बनता है और जो मेंस के आपके आंसर सीट्स होते हैं उसमें सिर्फ आप एक मेयरली नंबर्स होते हैं, आपका आइडेंटिटी कुछ होता ही नहीं वहाँ पर। सो आप जितना बढ़िया से अपने कॉपी को भरेंगे, जितना अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे, एलिगेंटली व्हाट यू प्रेजेंट, उतना ही तरीके से आपका आंसर अपीलिंग होगा एंड देन यू वुड गेट यू वुड फेच गुड मार्क्स एंड वही आपकी तैयारी होती है। तो इकोनॉमी के सेशन में मैं हमेशा पहले भी बात करता हूँ कि दैट वी डिवाइड दिस सब्जेक्ट इनटू 2 कोर पार्ट्स। आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस भी करेंगे कि उसमें से एक सेक्शन को किस तरह से तैयार करना है, सेक्शन बी, और उसके लिए कौन से 2-4 रिकमेंडेड बुक्स हैं उसको पढ़नी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए एग्जाम्स के पहले, किस नेचर तक, किस ब्रेनस्टॉर्मिंग तक आपको पहुंचना है। तो एक जो सेक्शन ए है इकोनॉमी के सेक्शन को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सेक्शन ए जिसमें कि कोर इकोनॉमिक्स है, मतलब द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़नी है, जिसमें कि दैट नेशनल इनकम अकाउंटिंग, फिस्कल डेफिसिट, बजट, है ना, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, द इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति है, ये सब चीज़ें आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनाती है कि व्हाट द इकोनॉमी इज ऑल अबाउट। उसको ठीक करने के लिए आप इकोनॉमिक सर्वे को भी साथ में पढ़ेंगे एंड जो बजट है,
बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड दोनों ही डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो ये अलग दिन हम लोग चर्चा करेंगे इस पे, उसके लिए जो रेलेवेंट बुक्स स्पेशली होगा उसको भी हम लोग बताएंगे। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट कि किस तरह के क्वेश्चंस है, तो उसको एक क्वेश्चन आयर सेशन में भी करेंगे कि कुछ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस लेके पीवाईक्यू के साथ हम बताएंगे कि दैट किस एक्सटेंट तक आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। आज हमारा फोकस सेक्शन बी पे है। सेक्शन बी ऑफ इकोनॉमिक क्या बात करता है कि दिस इज द टॉपिक मेंशन्ड। इसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नंबर 1 द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशूज एंड दैट इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। तो ये आपका सेक्शन बी है और सभी को पता है कि दैट आपके जो 40 मार्कर 4 क्वेश्चंस होंगे चारों सेक्शन से और 40 मार्क्स का इस पूरे सेक्शन का वेटेज है। तो इस सेक्शन को आप अच्छे से तैयार करना है क्योंकि एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे प्लानिंग से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक उसी तरह से आप पीवाईक्यू जो आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक पूरा ही जो आपका यूनिट है वो एक तरह से क्वेश्चंस है। तो इसके लिए हम लोग एक व्यवस्था किए हैं कि दैट इस पूरे टॉपिक में करीब 14 से 15 क्वेश्चंस बनाया गया है। वो फुल फ्लेजेड 40 मार्कर क्वेश्चंस की तरह है। आप उन क्वेश्चंस को तैयार कर लें एंड उसको बार बार प्रैक्टिस करें कि विद इन द टाइम आप उसको लिख सकें। नहीं तो एक चैलेंज होता है कि कुछ बच्चे हमारे यहाँ इंटरव्यू के हैं तो वो बताते हैं कि सर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि पढ़ तो लेंगे लेकिन आप वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ना भी एक सबसे बेसिक प्री रिक्विजिट है, उसको आप करेंगे पहले एंड देन यू राइट एंड प्रैक्टिस अ लॉट। मैं एक ही बार बोलूंगा कि दैट जितनी ज़्यादा कॉपी भरेंगे उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। सो लेट्स मूव अहेड एंड कुछ टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे और एक एज एन ओरिएंटेशन की तरह समझे कि ये टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है। जी ये क्वेश्चंस है जो सब्जेक्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशंस हैं इनको आप कैसे तैयार करेंगे। ओके, सो फर्स्ट जो टॉपिक इज अबाउट द मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। लेट मी टेक ए पॉज और थोड़ा सा यहाँ पर आपसे हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव होंगे कि इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इसमें से ब्रॉडली कैसे तैयार करेंगे। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। सो जी डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, देन हम लोग आगे देखेंगे द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, किस तरह से ये इकोनॉमिक ग्रोथ से डिफरेंशिएट होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं। आप कहाँ फंसेंगे ना, जब आपके इसके बस सिंपल सा एक स्टेटमेंट होगा और उसके आगे 40 मार्क्स लगा दिया जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि क्या लिखेंगे आप इसमें, ठीक। तो डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट्स को भी यहां पर इनकॉर्पोरेट करना है। तो जब डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग पढ़े क्या है कि डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ये बेसिकली किस चीज पे फोकस करता है, ये प्राइमरीली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के रिफॉर्म से फोकस करता है। ये डेवलपमेंट जो आइडिया है, जो कंडीशन है, ये नोशन, ये वेस्ट के अकॉर्डिंगली प्रोपाउंड किया गया, इसको सेल किया गया एंड ये किस तरह से एक इकोनॉमिक मॉडल से एक इंक्लूसिव मॉडल की तरह डेवलप होता है जब डेवलपिंग कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में आता है। सो बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल टू इंक्लूसिव मॉडल की तरह कन्वर्ट होना आपके डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को बताएगा। उसी प्रोसेस में फ्रेडरिक्स के कॉन्टेक्स्ट को हम लोग कोट करना है, वो बताता है कि दैट डेवलपिंग कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में इम्बैलेंस पॉलिटी है, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज है लाइक पॉवर्टी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किस तरह से इस कंसेप्ट को बढ़ाया गया, तो वहां पर डेवलपमेंट के लिए कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हम लोग क्लास में बताए हैं और हमारे नोट्स में उसको बताया गया है। तो इस टॉपिक को इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड देन उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक कैसे आप बढ़ेंगे, तो इसका कंसेप्ट, ओरिजिन एंड फिर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स एंड स्ट्रैटेजी, ये 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में तैयार करना है। इसके लिए एक अच्छी बुक है, इसको आप सभी लोग देख भी लें कि दिस इज ए बुक दैट इज सोशल थ्योरी एंड डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन बाय मोहित भट्टाचार्य, राइट। दिस इज ए बुक and the publication is the
द पब्लिकेशन इज आई थिंक जवाहर पब्लिशर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स। दिस इज द बुक रिटन बाय मोहित भट्टाचार्य। इस बुक को आप एक बार पढ़ें एंड दिस बुक विल डेवलप द इंसाइट कि एक्चुअली द टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है। तो डेवलपमेंट को समझने के लिए हम लोग इसमें कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट्स क्या होगा ना, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, ठीक है, देन उसके बाद बेसिक नीड अप्रोच, देन उसके बाद फिर वर्ल्ड सिस्टम मॉडल, ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स आपको ना बेसिक प्रीमाइस प्रोवाइड करेगा। डेवलपमेंट बेसिकली एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल में इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, जेंडर, इन्वायरमेंटल, इन सब चीजों का इंक्लूसिव जो इक्विटेबल ग्रोथ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्विटेबल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, एम्पावरमेंट है, दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट जब बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट में आप क्या बोलेंगे ना, दैट इज कॉल्ड दी, जैसे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया ग्रीन जीडीपी, तो आपके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स की बात करता है, ठीक है। उसी तरह से जेंडर बजटिंग, ये जेंडर पैरिटी की बात करता है। इसी तरह से कल्चरल ग्रोथ, इसी तरह से पॉलिटिकल इंपावरमेंट, देन इंक्लूसिविटी, ये सब बातें करता है, राइट। तो जो फर्स्ट जो टॉपिक है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट की बात करता है। सेकंड कि अब इसको मेजर कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो पैरामीटर्स दिया गया है, द इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दिस इज जेंडर डेवलपमेंटल इंडेक्स। तो ये सारे पैरामीटर्स आप कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए आप वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट से, उस वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट एंड देन रोल ऑफ द फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इट बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के बाद का कंसेप्ट को बताने की कोशिश कर रहा है कि व्हेनेवर आई से द ग्लोबलाइजेशन, सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज। ये प्रोसेस कब शुरू हुआ है ना, 1980s के आसपास, जब डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशंस की बात किए थे, देन वी हैव सीन कि डिफरेंट स्टेजेज में किस तरह से वर्ल्ड जो जियो पॉलिटिक्स चेंज होता है। 1950s के आसपास, द आफ्टर द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टाइम, दैट इज 1950, सो 1950 दैट वाज अ टाइम जब एक दैट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के बैकड्रॉप में एक डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट जर्मिनेट हुआ। उसके बाद 60s के आसपास कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद 70s के आसपास न्यू राइट फिलॉसफी आता है। 80s के आसपास न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको एनपीए, और उसी 80s में ग्लोबलाइजेशन के वेव डेवलप होते हैं कि दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमी एक ग्लोबल इकोनॉमी की ओर बढ़ेगा एंड देन वर्ल्ड के इकोनॉमीज इंटीग्रेट होते चले जाएंगे। सो 80s वॉज द टाइम, 80s का वो दौर जब ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण के वेव से डेवलप हुए और उस भूमंडलीकरण के प्रयोग एक्सपेरिमेंट में ना फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से दूसरे पार्ट में हुआ। कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ लॉस हैं, कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। सो हमारा 1991 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म्स, जिसको कि यू कैन कॉल द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बाद उसी वेव का हम लोग पार्ट बने कि हाउ द टेक्नोलॉजी एंड दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन, द डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक डीकपल्ड इकोनॉमी से कैसे कपलिंग की ओर आगे बढ़े एंड आज वी आर नॉट रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक प्रोटेक्शनिस्ट रेजिम से एक पार्ट ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क कैसे बने एंड धीरे धीरे द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, द कॉम्पिटिटिव मार्केट किस तरह से एक इंक्लूसिवनेस के साथ साथ कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी भी डेवलप किया। तो जब इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे तो वो अलग अलग सेक्शंस में पढ़ेंगे कि इंपैक्ट ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द इंपैक्ट ऑन वुमेन, the impact on the disabled, the impact on the marginalized section of the society, ये सारी चीजें आप भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन में पढ़ेंगे, राइट। तो ये बेसिकली इस एस्पेक्ट पे आपको जाना है। देन फिर कॉन्सेप्ट शुरू होता है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट लग गया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को तोड़ के पढ़ेंगे। पहला कि इसका ओरिजिन कहां से होता है, देन कंसेप्ट पार्ट कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो ओरिजिन बेसिकली कंसर्न्स होना शुरू कब हुआ, दैट 1972 में जब स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुआ था। इन्वायरमेंट एक इनएविटेबल कंपोनेंट है,
एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, यहीं से स्टोरी शुरू होती है। उसके बाद 1987 में दैट ब्रंटलैंड रिपोर्ट आया और ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने सबसे पहली बात कोशिश किया कि व्हाट एक्चुअली कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, इनइविटेबल है, उसके बगैर मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल कैसे है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रैक्टिकल बैलेंस वे है वही बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल का कंसेप्ट है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल करंट जो नीड्स एंड डिमांड है उसको फुलफिल करेगा और आने वाले नीड्स एंड डिमांड्स को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, लेकिन द ह्यूमन बींग्स टेक द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी so that one hand we have to use but on the another hand we do not go into the exploitations। तो ये बेसिकली ब्रंटलैंड रिपोर्ट को ही इसका ओरिजिन बोलते हैं। एंड व्हेन फिर रियो कॉन्फ्रेंस हुआ, रियो कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी जितने भी गवर्नेंस मॉडल है 1992 के बाद हम लोग गवर्नेंस अप्रोच की बात करते हैं, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्किंग अप्रोच की बात करते हैं कि एनजीओज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अलग छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये सारे लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, डेवलपमेंटल। सो डेवलपमेंट के एजेंडा में रोल ऑफ द गवर्नमेंट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ए रेगुलेटर टू दैट ऑफ फैसिलिटेटर चेंज होता है और इसी को आपको एक हैंड में दैट द मैनेजमेंट, ऑन द अनदर हैंड गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस अप्रोच की तरह आगे बढ़ना है, राइट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंसेप्ट, ओरिजिन, देन मॉडल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे और इसमें कैपेसिटी अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच बाय अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के स्कूल को क्या बोलते हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है, कैपेबिलिटी अप्रोच। तो कैपेबिलिटी अप्रोच गिवन बाय अमर्त्य सेन एंड पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट दैट इज महबूब हक, जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट दिया कि आखिर द इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट को मेजर कैसे करेंगे। क्या सिर्फ ये इकोनॉमिक इंपावरमेंट है, क्या सिर्फ ये क्वांटिफाइड है कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम इंक्रीज करना ही हमारा हॉलमार्क ऑफ डेवलपमेंट या ग्रोथ है। तो दे ब्रॉट एक डिफरेंट सिनर्जी, एक डिफरेंट ओरिएंटेशन कि नो, कल्चरल इंपावरमेंट, हैप्पीनेस इंडेक्स, जेंडर इनपैरिटी इंडेक्स, इंक्लूसिविटी, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारे चीजें डेवलपमेंट के मल्टीफेसेटेड एजेंडाज हैं। सो इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। सो इसमें कैपेबिलिटी अप्रोच, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, बेसिक नीड अप्रोच, वर्ल्ड सिस्टम मॉडल एंड इसी तरह के इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच, ये सारे जो आइडियाज हैं आपको इस बुक में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सोशल थ्योरी एंड डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, रिटन बाय मोहित भट्टाचार्य। आप इस बुक को यदि नहीं पढ़ सकते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट एंड यू कैन have the notes of our the excellency IAS economy notebook, जो आपके लिए more than suffice होगा। एक क्वेश्चन आयर के सेशन की तरह इसको बनाया गया है सो दैट क्वेश्चन के फ्रेमवर्क में आप उसके आंसर्स को तैयार करेंगे कि एटलीस्ट मिनिमम शॉर्ट कितने इनपुट्स होने चाहिए आपके आंसर्स में, ठीक है। आगे बढ़े तो फिर इसमें मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है एंड डेवलपमेंटल स्टेटस एंड द इशूज रिलेटिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज सेक्शन, जिसमें एसटी, एससी, रिलीजियस माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लास, वुमेन एंड स्कीम्स लॉन्च फॉर देयर द डेवलपमेंट बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द ट्राइबल सब प्लान्स एंड द शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान्स एंड द माइनॉरिटी, ये टॉपिक है आपका। तो यहां पर आपको ट्राइबल्स इन इंडिया, ट्राइबल्स इन द झारखंड, ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने पॉलिसी चलाया, इसमें से जो 5th 5 ईयर प्लान है इसमें कि द ट्राइबल सब प्लान स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ट्राइबल सब प्लान स्कीम का, तो इसका यदि एक क्वेश्चंस की तरह हम लोग समझे कि दैट व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फॉर देयर एमेलियोरेशंस ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार रहना है। यदि 40 मार्कर क्वेश्चंस आएगा तो क्या लिखना है आपको, व्हेनेवर यू राइट एन आंसर तो आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा मल्टीफेसेटेड हो, मल्टी डायमेंशनल हो, उतना ही ज़्यादा अपीलिंग होता है, उतना ही मार्क्स फीचिंग होगा। तो उसके लिए कंटेंट जानना जरूरी है। तो अभी एक क्वेश्चन हम लोग देखें कि दैट आपको स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, माइनॉरिटीज़, वुमेन,
इन सब के बारे में दिया हुआ है। तो आपको पूछा जा सकता है कि दैट व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज आफ्टर द इंडिपेंडेंस टेकन फॉर देयर दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट फॉर एमेलियोरेशन, इस तरह के क्वेश्चंस। तभी शेड्यूल ट्राइब्स का हमने देखा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में आप मेंशन करेंगे, जो स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लिए गए उसको लिखेंगे, किस तरह से अमेंडमेंट्स में 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रोल है, पेशा एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आप पढ़े हैं कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फिर दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में एक जो कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू विलेज का कॉन्सेप्ट लेके आया, किस तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस को इंश्योर किया, द टेन्यूरल राइट्स को इंश्योर करता है। तो इस तरह से जो जेंडर बजटिंग, दो ग्रीन जीडीपी, जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को आप टच करना है। अब आगे थोड़ा सा कुछ और जो टॉपिक मेंशन्ड है आपके, पॉवर्टी, द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। तो ये सारे 2 टॉपिक्स या 2-3 टॉपिक है लास्ट ईयर दैट प्लानिंग एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। सो प्लानिंग, जब भी आप जेपीएससी का मेंस के क्वेश्चंस के लिए आप तैयारी करें, सो आपके पास एक हॉलिस्टिक हो एंड ऑलवेज बिलीव इन 3C फॉर्मूला, दैट इज कि दैट कंप्लीट होना चाहिए आंसर, दूसरा कोहेरेंट, तीसरा कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप जहां तहां के फैक्ट्स नहीं लिखेंगे, आपका आंसर्स एक अपीलिंग हो, लाइक स्टोरी टेलिंग टाइप का आंसर्स हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो जैसे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग या प्लानिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एनडीसी, प्लानिंग कमीशन ये मेंशन किया हुआ है। अभी आपको नीति आयोग को रोल को हाईलाइट करना पड़ेगा कि व्हाट आर द 1 स्टेप अहेड देन दैट ऑफ द प्लानिंग कमीशन, क्यों इसको थिंक टैंक बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल्स के रोल्स को बताना है, एंड क्यों जरूरत पड़ी इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग्स की। तो उसके बैकड्रॉप में किस तरह से एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया गया, किस तरह से एक वुमेन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया, रियलाइज किए, और किस तरह से एक हम लोग वीक इकोनॉमी से नाउ वी आर एन इमर्जिंग एंड बर्जियोनिंग इकोनॉमी की तरफ ग्रो हुए हैं। सो उस पास्ट को आपको लिखना होगा। हर एक जो 5 ईयर प्लान्स है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या एजेंडाज थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और क्या क्या अचीव किया, तो आपको उस पीस मिल अप्रोच में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करें तो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इसमें आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, उसके पहले किस तरह से द डिटर्मिनेशंस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, अब इसको भी आप मल्टी डायमेंशनल लिखेंगे, नॉट ओनली फूड सिक्योरिटी। आज हम लोग प्रोटीन सिक्योरिटी की बात करते हैं, राइट। आज हम लोग दैट इज कॉल्ड द कोर्स ग्रेन की बात करते हैं। सो ओवरऑल डेवलपमेंट में हम आपको इसको प्रेजेंट करना है, किस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशंस हुआ, एवरग्रीन रिवॉल्यूशंस, ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0, उसी तरह से और भी जो अलग रिवॉल्यूशंस लाइक रेनबो रिवॉल्यूशंस है ना, दैट इज कॉल्ड डी। सो दीज आर द यू हैव टू हाईलाइट हियर। इस पूरे प्रोसेस में क्या स्ट्रैटेजी था, लाइक द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, फिर उसमें रिफॉर्म्स किया हुआ टीपीडीएस सिस्टम, और जो पहले जो स्कीम्स चलाए गए लाइक अन्नपूर्णा अंडा योजना है ना, उसी तरह से अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसी तरह से जिस तरह के जो राइट बेस्ड ग्रेन बेस्ड स्कीम्स है उसको भी आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है, उसको लिखना है। रिसेंटली द एग्रीकल्चरल बिल्स जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर बाद में उसको रिमूव कर लिया गया। तो आपको जानना चाहिए कि हाउ एपीएमसी को रिफॉर्म्स करना है, किस तरह से मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस करना है। सो ऑल दोस थिंग्स एक एस्पेक्ट में आपको रखना है, राइट। तो फूड एंड इनसिक्योर जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉवर्टी के लिए। जो एक तो पहले कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइक इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, दैट इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो, दैट डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी, जो प्रीवियसली जितने भी कमिटीज एंड कमीशंस बनाए गए उनके क्या रिकमेंडेशंस थे, व्हाट आर द यार्डस्टिक, आखिर हम लोग पुअर किसको बोलते हैं। इसमें कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ उनके जो क्राइटेरिया है उनको रखना है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको एमपीआई बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या पुअर है, उसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या पुअर है, आईएचडीआई के अकॉर्डिंगली क्या पुअर है। सो आप आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल बनाएंगे तो इसको तैयार करना पड़ेगा, ऐसे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन द राइट स्टिपुलेटेड टाइम, राइट। तो ये सेक्शन बी है और इस सेक्शन का वेटेज 40 मार्क्स है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वाटर टाइट डिवीजन कंसेप्ट में नहीं लिख पाएंगे।
आपको इसमें इम्प्लिसिट आइडियाज ऑफ द गवर्नेंस, डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन माने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कोर कॉन्सेप्ट भी चाहिए, पॉलिसी मेकिंग माने पॉलिटी के भी कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए। तो मैं हमेशा एक चीज पे जो फोकस करता हूं कि कीप राइटिंग डियर्स एंड ट्राई टू इंटीग्रेट वन सब्जेक्ट विद द अदर सब्जेक्ट, तभी आपका आंसर दूसरों से थोड़ा बेहतर होगा। और ये पॉसिबल है कि आउट ऑफ 40 27 28 तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। मेंस आंसर राइटिंग का एक तरीका होता है, मेंस आंसर राइटिंग एडहॉक वे में करेंगे तो कभी भी नहीं आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। एक स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर को सीखना है एंड इस स्ट्रक्चर को सीखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज जब लिखते हैं तो लर्निंग डिड लर्निंग दोनों ही आपके साथ होगा एंड फाइनली एक परमानेंट मेमोरी में ये चीज आपका जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो आने वाले क्लास में हम लोग जो सेक्शन सी, सेक्शन डी और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग चीज़ों पे बात करेंगे। बेसिक हम लोग का फोकस इस सीरीज का होगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ द रिसोर्सेस यू शुड एक्सेस, हाउ यू शुड एक्सेस एंड जो विद इन द टाइम आप नोट मेकिंग को किस तरह से करेंगे, किन किताबों को पढ़ेंगे और किस तरह से अपनी रणनीति को तैयार करेंगे आने वाले इस एग्जाम के लिए। दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो अभी अपने सारी चीज़ों को आप अपने तरीके से सिस्टमेटाइज करना शुरू करें एंड सडनली इस वनडे एग्जाम के एपिसोड के बाद आप स्किल राइटिंग पे फोकस करेंगे, बिकॉज वनडे में आप स्किल राइटिंग भूल चुके होते हैं। सो स्किल डेवलप करें आप, एंड विदाउट स्किल आप मेंस के आंसर रखना, अपीलिंग आंसर लिखना, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि एक्चुअली में क्या इनपुट्स आपको डालने होते हैं क्वेश्चंस में, एंड जब आप उस तरह से प्रेजेंट करेंगे देन धीरे धीरे अपने आप सिस्टमेटाइज एंड ऑर्गेनाइज होगा। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे अहेड।